स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। इस वीडियो में आपको आरआरबी एनटीपीसी का जो पेपर हुआ था 11 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 में उसका मैथ का डिटेल में सॉल्यूशन कराऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एक ट्रेन 75 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से समान गति से यात्रा कर रही है। यह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, ये फाइंड करना है। तो दूरी फाइंड करना है, तो समय और चाल जो है इसका मल्टीप्लाई कर दें, वही इसकी दूरी हो जाएगी। तो दूरी निकल आएगी या कहें डिस्टेंस, ये हो जाएगी 75, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये जो समय दिया हुआ है इसे घंटे में रखना पड़ेगा। तो इसे हम समय को घंटे में बनाने के लिए इसे 60 से डिवाइड कर दें, ये हो जाएगा घंटे में। तो जो चाल आए, तो जो दूरी हो जाएगी वो आ जाएगी किलोमीटर में। तो अब इसे सॉल्व कर ले, 0 से 0, 2 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 3, 3 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 25 किलोमीटर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। यदि 1000 रुपए का निवेश वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 2 वर्षों में 1440 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लिख लें, ये हो जाएगा टोटल अमाउंट P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये हो जाएगा कैपिटल T। तो अब इनकी वैल्यू रख दें। तो टोटल वैल्यू क्या है, 1440 दी हुई है और प्रिंसिपल मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है 1000 और समय दिया हुआ है 2 साल। तो टाइम दिया हुआ है T, R इसमें फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज की दर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और टाइम की जगह रख दें 2। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 1440 डिवाइडेड बाई 1000 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये हो जाएगा पावर में 2। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो 12 और 100 होता है 10 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। और इसे हम लिख सकते हैं 12/10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 और ये हो जाएगा पावर में 2। तो पावर दोनों की सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इनके जो अंदर की वैल्यू होगी वो सेम हो जाएगी। तो 12/10 इक्वल हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 के। तो 12 में डिवाइड करेंगे 10 से तो यह देगा 1 प्लस 2/10 और ये हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/10 आर बाई 100। 0 से 0 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 20। तो ये हो जाएगा परसेंट में, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें कहा गया है कि आर्कटिक, भारतीय, अटलांटिक और प्रशांत, ये महासागर यहाँ पे दर्शाए गए हैं। यदि चारों महासागर कुल मिलाकर लगभग 130 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र को कवर करते हैं, तो प्रशांत महासागर द्वारा कितना क्षेत्र कवर किया गया है, ये फाइंड करना है। तो टोटल दिया हुआ कि 130 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र कवर कर रहे हैं सभी मिलके। तो 100% की जो वैल्यू आएगी ये दी हुई है 130 मिलियन। और इसमें पूछा क्या गया है प्रशांत महासागर का, तो इसमें पूछा गया है पैसिफिक ओशन का। पैसिफिक ओशन का यहाँ पे दिया हुआ है परसेंटेज में 49%। तो 49% की यहाँ पे वैल्यू निकाल लें। तो 49% की वैल्यू निकालें तो 130 और ये 100% की वैल्यू थी तो 100 से डिवाइड और 49% की निकालनी है तो 49 से मल्टीप्लाई किया जाएगा मिलियन में। तो 0 से 0, अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 13 नहीं हम 117, 11, 13 चौके 52, 52 और 11 हो जाएगा 63, 637/10। तो ये आ जाएगा 63.7 मिलियन। ये आ जाएगा इसका आंसर और ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक हवाई जहाज एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर क्रमशः 300 किलोमीटर प्रति घंटे, 200 किलोमीटर प्रति घंटा और 240 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति क्या होगी, ये फाइंड करना है। तो समबाहु त्रिभुज है,
इसके किनारों पर ये स्पीड से गति से उड़ रहा है। तो मान लेते हैं एक भुजा अगर ए है, तो समय निकाल लेते हैं सभी का। तो ए बाई, अगर ये 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर कर रहा है एक भुजा को, तो ये हो जाएगा ए बटे 300। ऐसे ही दूसरी भुजा को, ये है 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कवर कर रहा है, तो ए बटे 200। ऐसे ही तीसरा निकालें तो ए बटे 240। और टोटल कितनी भुजा हो जाएंगी? एक भुजा ये, दो, तीन। औसत हमें स्पीड निकालनी है, औसत गति निकालनी है इसमें। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ए, यहां भी ए और ये भी ए, तो तीनों मिला के ये हो जाएगी 3a। और जो औसत स्पीड होगी, अगर यहां से अगर हम समय निकालेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो औसत गति मान लेते हैं ये है एस, ये आ जाएगा इसके इक्वल। तो अब यहां से एस की वैल्यू निकाल लें। तो ए से ये सभी कॉमन है, तो ए से हम सभी को काट सकते हैं। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 1/300 प्लस 1/200 प्लस 1/240, और ये इक्वल हो जाएगा 3/s के। तो अब यहाँ पर केवल एक अननोन है s, इसी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अब इसका एलसीएम ले लें, 300, 200 और 240 का। तो ये 300 है तो हम 3 गुणे 100 लिख दें, और ये 200 है तो 2 गुणे 100, ये इसके साथ आ जाएगा, 200 ये कवर हो गया। आप 240 को और कवर कर ले इसमें, तो 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो 3 दूनी 6, और हम यहाँ से 10 और कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 60। और 10 यहाँ पे और बचेगा तो 2 यहाँ से और कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 60 दूनी 120। तो 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये सभी नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम। अब इसे हम सॉल्व कर लें। 300, 3 गुणे 100, ये आ जाएगा 300। 4 बचा तो 4, 200, 200 ये हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 बचा। अब 240, तो ये कहाँ पे है? 3, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 20 यहां से निकाल सकते हैं, 240। यहाँ बचेगा 5, ये आ जाएगा 5। ये इक्वल हो जाएगा 3/s की। तो 4 और 6 10, 5 15, 15 बटे ये हो जाएगा 3 गुणे 100 गुणे 2 गुणे 2। तो 3 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5, 5 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 20। ये हो जाएगा 3/s। तो यहाँ पे स्पीड निकालें, जो एवरेज स्पीड ये मानी गई थी, तो ये आ जाएगा 20 गुणे 2 40 दूनी 80, 80 तिया 240, 240 किलोमीटर प्रति घंटे, ये आ जाएगी इसकी स्पीड। तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। दो आसन कोण 100 डिग्री का कोण बनाते हैं। बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुना से 20 कम है, तो बड़ा कोण क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल दिया हुआ है, दो एडजेसेंट एंगल है, आसन कोण है, तो θ1 प्लस θ2 मान लेते हैं, दो कोण है, तो इनका जो योग आएगा एडिशन, ये आ जाएगा 100 की। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई। एक इक्वेशन हम यहां से निकाल सकते हैं, जो ये कंडीशन दी हुई है, बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 20 डिग्री कम है। तो बड़ा कोण इसमें मान लेते हैं ये θ1 है, ये θ1 दिया हुआ है कि बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से, छोटा कोण का 5 गुना कर दे, ये आ जाएगा θ5 θ2, और कह रहा है कि 5 गुना से 20 डिग्री कम है। तो ये θ1 कम है, तो इसमें हम जोड़ना पड़ेगा 20 डिग्री, तब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के। तो एक इक्वेशन ये आ गई, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आसानी से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमें क्या चाहिए इसमें? बड़ा कोण चाहिए। बड़ा कोण हमने θ1 माना था, तो θ1 की वैल्यू यहां से निकाल लें। तो इसमें θ2 की वैल्यू पुट कर दें यहां से निकाल के। तो यहां से हम निकालें तो ये हो जाएगा θ2 इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस θ1। तो 20 प्लस θ1, और ये हो जाएगा 5, और θ2 की वैल्यू रख दें, तो ये हो जाएगा 100 माइनस θ1। तो अब इसे सोल्व करें, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 5θ1, और ये है 20 प्लस θ1। तो इधर आएगा 5θ1, तो ये हो जाएगा 6θ1, और ये 20 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 480। तो 6 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 80। तो θ1 की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। ये इसमें फाइंड करना था, ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
छह लगातार संख्याओं में से पहली तीन संख्याओं का योग 27 है। अगली तीन संख्याओं का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो लगातार छह संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं एक ए है, फिर एक बढ़ाते हुए चले जाएं इसमें, तो a+1, a+2, a+3, a+4 और a+5, तो ये 6 नंबर हो गए। अब कह रहे हैं कि पहली तीन संख्याओं का योग 27 है, तो पहली तीन संख्याओं का योग निकाल लें, तो ए ये हो जाएगा 3a, और 2 और 1 3, ये इक्वल हो जाएगा 27 के। 3 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 24, तो ये हो जाएगा 3a के इक्वल। तो a आ जाएगा यहाँ से 8, a की वैल्यू 8 आ गई। अगली तीन संख्याओं का योग फाइंड करना है, तो अब इनकी वैल्यू निकाल लें, तीनों को ऐड कर लें, तो 3a ये हो जाएगा, प्लस 3 और 4 7 5 12, तो 3a 8 3 24 और प्लस 12, तो 12 और 24 हो जाएगा 36। तो तीन संख्याओं की जो अगली संख्याएं होंगी, इनका योग आ जाएगा 36, ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसका मान निकालना है, तो 5000 में से 4999 घटाएं, ये आ जाएगा 1, तो ये 80 और 1 81 हो जाएगा। तो 16 प्लस अंडर रूट में अब बचा 81। अंडर रूट 81 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 9, क्योंकि इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। तो 16 और 9 25 हो जाएगा, तो अंडर रूट 25 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, शेष पेंसिल का आधा भाग पीला है और शेष 3.5 सेंटीमीटर पेंसिल नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या है, ये फाइंड करना है। तो कुल लंबाई फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x है, तो इसमें दिया हुआ है कि 1/8 भाग काला है, x बटे भाग 8 भाग काला हो जाएगा, और कह रहा है कि अब जो शेष बची पेंसिल, उसका आधा भाग पीला है, तो x बटे 8 भाग से, तो x में से x बटे 8 भाग निकालें, ये हो जाएगा 7x बटे 8, ये आ गया। लेकिन इसका जो आएगा पार्ट, ये इसका आधा भाग पीला दिया हुआ है। अब कह रहे कि जो शेष बचेगा, जो शेष पेंसिल बचेगी 3.5 सेंटीमीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर अगर इसमें हम जोड़ दें इन सभी में, तो ये हो जाएगी पूरी पेंसिल की लंबाई, तो ये x के इक्वल हो जाएगा। अब यहां से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो x बटे 8 और प्लस ये हो जाएगा 7x, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, प्लस ये हो जाएगा 3.5 और ये हो जाएगा x। तो इससे पहले सोल्व कर लें, तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 2x प्लस 7x प्लस 3.5 और ये इक्वल हो जाएगा x के। तो 3.5 और 7 2 9x, 9x बटे 16 इस साइड ले आए, तो ये हो जाएगा x माइनस 9x बटे 16। तो 16 में से 9 घटेगा, ये आ जाएगा 7x बटे 16 और ये हो जाएगा 3.5 की। तो 3.5 से इसे हम काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2, और 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 8। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 8, और ये सेंटीमीटर में था तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन 3 इसमें करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल उपयोग की गई बिजली की इकाइयों की संख्या के आधार पर आंशिक रूप से स्थिर है और आंशिक रूप से परिवर्तनशील है। एक निश्चित महीने में जब 540 यूनिट की खपत हुई, तो बिल 1800 रुपए था। तो इसमें दिया हुआ है कि बिजली बिल जो उपभोग की जा रही है, उसकी बिजली की इकाइयों की संख्या के आधार पर आंशिक रूप से कुछ चीजें तो उसकी स्थिर हैं और आंशिक रूप से कुछ परिवर्तनशील हैं। तो मान लेते हैं जो परिवर्तनशील है वो x है, और दो कांस्टेंट a और b हैं। जो बिजली का बिल बन रहा है वो कुछ आंशिक रूप से स्थिर है, तो मान लेते हैं a प्लस ये है bx, ये है बिजली का बिल। बिल ऐसे बिल कैलकुलेट होता है, जैसे इसमें दिया गया है कि आंशिक रूप से स्थिर है, तो ये मान लिया कि ये कांस्टेंट है, a और b कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है, इसे हम निकाल सकते हैं। और कह रहा है कि आंशिक रूप से परिवर्तनशील होता है, तो एक x मान लिया, ये है वेरिएबल जो परिवर्तनशील है, ये वेरिएबल है, तो यही जो बिजली बिल की यूनिट होगी वो ये हो जाएगी। तो अब जो पहली कंडीशन दी हुई है कि एक निश्चित महीने में जब 540 यूनिट की खपत हुई, तो बिल 1800 रुपए था। तो ए तो कांस्टेंट रहेगा,
बी भी कांस्टेंट रहेगा, बदला क्या जाएगा ये यूनिट। 540 यूनिट का इसमें बिल आ रहा है 1800, तो गुणे 540, एक्स की जगह 540 रख दिया, तो इसकी वैल्यू हो गई 1800। एक इक्वेशन ये बन गई। अब कह रहे हैं कि दूसरे महीने में जब 620 यूनिट की खपत हुई तो बिल 2040 रुपए था। तो अब जो दूसरा महीना है, तो जो ये कांस्टेंट पार्ट है ये तो यही रहेगा, और जब यूनिट 620 हो गई तो अब ये हो जाएगा बी गुणे 620, और अब इक्वल हो जाएगा बिल जो आएगा ये आ गया 2040 की। एक इक्वेशन ये आ गई। इसमें दो अननोन है ए और बी, और दो इक्वेशन है, तो आसानी से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 घटाएं तो ये हो जाएगा a माइनस ए, ये कैंसिल हो जाएगा, और 540 में से 620 घटेगा, ये आ जाएगा -80, ये हो जाएगा बी के। और 2040 में से 1800 घटाएं तो ये आ जाएगा -240। तो माइनस से -80 से ये कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा बी की वैल्यू आ जाएगी 3। बी की वैल्यू 3 आ गई। आप किसी इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख के ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले आप इक्वेशन ले लें, ये हो जाएगा ए प्लस, और बी की वैल्यू यहाँ पे 3 रख दें, 3 गुणे 540, और ये इक्वल था 1800 के। तो ए की वैल्यू निकालें, तो 1800 माइनस 3 का मल्टीप्लाई करें, तो 54 त्रिक 162, ये आ जाएगा 1620। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180। अब इसमें पूछा क्या गया है कि यदि किसी महीने में 500 यूनिट की खपत हुई तो उस महीने का बिल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो a प्लस बी, एक्स की वैल्यू यहाँ पे 500 है, यहाँ पर हम 500 रख दें, यूनिट 500 है तो 500 आ जाएगा। तो a की वैल्यू और b की वैल्यू अब हमें पता है, a की है 180 प्लस b की वैल्यू है 3, ये आ जाएगा 3 गुणे 500। तो 180 और प्लस 500 गुणे 3, तो ये आ जाएगा 1500। तो इसे जोड़ें तो ये आ जाएगा 1680 रुपए। 1680 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंकों की आवश्यकता होती है। एक अभ्यर्थी जो 210 अंक प्राप्त करता है वह 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो परीक्षा के लिए कुल अंक क्या होंगे, ये फाइंड करना है। तो कुल अंक इसमें फाइंड करना है, तो मान लेते हैं ये है 100x, क्योंकि ये परसेंट में दिया हुआ है नंबर कि 33%, इसका 33% निकालना आसान हो जाएगा। तो 33% क्या होगा, ये हो जाएगा 33x। ये है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक। कह रहा है कि 210 अंक प्राप्त करता है वह 21 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 210 अंक में ये 21 हम जोड़ दें तो ये उत्तीर्ण होने के लिए अंक होगा। तो 210 में 21 जोड़ दें तो ये 33x के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं x की। तो 33x और इसे जोड़ें तो ये आ जाएगा 231। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 231 बटे 33, तो 3 से इसे डिवाइड करें, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, और ये 11 बचेगा, 11 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7, और हमने टोटल वैल्यू क्या मानी थी, जो टोटल अंक है ये 100x था, तो 7 गुणे 100 तो आ जाएगा 700। तो 700 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ये वैल्यू फाइंड करनी है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इनकी वैल्यू निकाल लें। तो पहले इसमें एलसीएम लें, ये हो जाएगा 4, और 4 गुणे 5 है, तो 4 गुणे 5 यहाँ पे आ जाएगा, और 4 गुणे 5 गुणे 6 है, तो यहाँ पे 6 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखें तो 4 है, 5 गुणे 6 ये आ जाएगा 30, प्लस 5 गुणे 4 गुणे 5 है, यहाँ आ जाएगा 6, और ये सभी नंबर है इसमें, ये आ जाएगा 1। तो 30 6 36 और 1 37, 37 बटे 6 पंचे 30, 30 चौके 120। तो 37 को डिवाइड करना है 120 से, तो ये आप डिवाइड कर लें, 120 से डिवाइड करना है 37 को। तो 37 तो जाएगा नहीं, तो जीरो एक दशमलव लगा दें, ये हो जाएगा 370। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें, 3 बार 3 36, 360, ये बचा 10, तो एक जीरो उतरेगा, लेकिन 120 से अभी भी नहीं जाएगा, तो एक जीरो यहाँ पे और लगाएंगे तो एक जीरो और उतर आएगा। तो 12 अट्ठे 96, तो 8 और जाएगा, तो ये हो जाएगा 960। अब यह हो जाएगा 40, जीरो उतरेगा, तो 12 तियां 36, 360,
तो 4 अंक तक इसकी वैल्यू आएगी 0.3083, ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट रहेगा। भूमि के एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई उसकी लंबाई की 1/3 है। चौड़ाई जो है उसकी लंबाई की 1/3 है। तो चौड़ाई डी, लंबाई के 1/3 है, तो लंबाई मान ले एल है, तो आ जाएगा एल बटे 3। आप कह रहे हैं कि यदि प्लॉट की परिधि 240 मीटर है तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी, ये फाइंड करना है। आयताकार भूखंड दिया हुआ है, तो आयताकार भूखंड की परिधि क्या हो जाएगी, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी, और इसकी वैल्यू दी हुई है परिधि की 240, ये आ जाएगा 240 की इक्वल। 2 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 120, तो एल प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 120। लंबाई की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो बी की वैल्यू हम यहां से निकाल के रख दें। तो एल प्लस और बी की वैल्यू एल बाई 3 है, तो ये आ जाएगा एल बाई 3, ये इक्वल हो जाएगा 120 के। तो इसे सोल्व करें तो 3 और 1 4, 4 एल बटे 3, ये इक्वल हो जाएगा 120 के। 4 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 30, और एल की वैल्यू आ जाएगी 30 गुणे 3, तो आ जाएगा 90 मीटर। ये मीटर में था, तो आ जाएगा मीटर। ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसका मान निकालना है, तो इसमें हम सॉल्व करेंगे इस डायरेक्शन में। तो पहले इसे सॉल्व कर लें। 2 प्लस 1/4, तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9/4, और ये ऊपर चला जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4/9। तो इसे मैं अलग से लिख लेता हूँ, 4 माइनस 5 ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस, ये हो जाएगा 3 प्लस, और ये हो जाएगा 4/9। तो 9 3 27 और 4 31, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 31/9, और ये 9 ऊपर चला जाएगा अंश में, 9 में 9 यहाँ पे आ जाएगा ऊपर, 9/31 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 5/1 प्लस 9/31। तो 4 माइनस 5/31 और 9 40, 40 और 31 ऊपर चला जाएगा, तो 31 से यहाँ मल्टीप्लाई। तो 5 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो आ जाएगा 4 माइनस 31/8, तो 8 चौके 32 माइनस 31/8, तो 32 में से 31 गया, ये आ जाएगा 1/8। तो 1/8 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक छात्रावास में 100 छात्र हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था 20 दिनों तक चलेगी। यदि 25 और छात्र छात्रावास में शामिल हो जाते हैं तो समान प्रावधान कितने समय तक रहेंगे, ये फाइंड करना है। तो इसमें फार्मूला लगा दें एमडीएच का। एमडीएच क्या है, मेन डे आवर। तो घंटे की तो बात की नहीं गई है, तो एच यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा m1d1 इक्वल टू m2d2। तो m1 100 छात्र है, तो आ जाएगा 100। दिन कितने थे, 20, तो आ जाएगा 20। m2 यहाँ पे 25 और छात्र शामिल हो रहे हैं, तो 100 में 25 जुड़ेंगे, तो आ जाएगा 125। और दिन हमें फाइंड करना है कि कितने दिन अब आएगा। तो अब इसे सॉल्व कर ले, तो 25 से ये डिवाइड होगा तो 4, और ये डिवाइड होगा तो 5, 5 से ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, 4 गुणे 4, तो आ जाएगा d2 की वैल्यू आ जाएगी 16 दिन। 16 दिन इसकी वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 2 करेक्ट है। 95.75 और एक ये वैल्यू दी हुई है, इसके गुणनफल में दशमलव बिंदु के दाईं ओर कितने महत्वपूर्ण अंक आएंगे, ये फाइंड करना है। तो दशमलव के मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में, जितने अंक दशमलव के बाद होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे है 5, तो ये जुड़ जाएंगे। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर दशमलव के बाद जो नंबर हैं उसमें 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन है, तो उतने जीरो आपको कम करने पड़ेंगे। तो अगर 2 और 5 एक-एक बार हैं, तो उसमें से आपको एक डिजिट कम करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे नंबर है 7 5, तो इसे आप डिवाइड करिए 5 से। तो 5 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 15 25 75। अगर ये 5 से और कटता है, तो एक बार और काट सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3। तो 5 से कितनी बार कटा, 2 बार। तो 5 से कटेगा ये 2 बार, 5 से 2 बार कटा। अगर इतने ही बार 2 से कट सकता है जो अगला नंबर है, तो यही जो 2 होगा इसमें से हमें घटाना पड़ेगा।
तो ये नंबर देखें, तो ये है 2, 5, 5, 4, इसे 2 से डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 12 और ये आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो इसमें 2 आएगा एक बार, केवल एक बार आएगा। 2 आया एक बार, 5 आया 2 बार, तो दोनों में कॉमन एक ही बार आया है, तो यहां से केवल एक बार कम होगा, तो ये हो जाएगा 6। तो इसके जो गुणनफल में बिंदु के दाईं ओर महत्वपूर्ण अंक आएंगे, वो आएगा 6। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। साधारण ब्याज पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष के बाद 720 रुपए, तो 2 वर्ष के बाद 720 रुपए हो जाती है, तथा 5 वर्ष की अवधि के और बाद 1020 रुपए हो जाती है। तो धन का योग क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कह रहा है कि 2 वर्ष के बाद तो 720 हो जाती है और 5 वर्ष और अगर हो जाए इसी में, तो वो 1020 रुपए हो जाती है। तो अगर 1020 में से 720 घटा दें, ये आ जाएगा 0, 0 और ये आ जाएगा 3, 300। तो ये कितने साल का ब्याज हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 साल का। क्योंकि यहाँ पे दिया हो कि 5 साल और, तो मतलब 5 साल का ये 300 रुपए जो आया, ये ब्याज हो गया। तो 1 साल का ब्याज निकालें। 1 साल का ब्याज निकालें तो 300 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, क्योंकि जो साधारण ब्याज होगी वो सभी साल के लिए सेम होगी। तो 1 साल का ब्याज निकालें तो आ जाएगा 60 और ये जो वैल्यू दी हुई 720, इसमें से हम 2 साल का ब्याज घटा दें 720 में से, तो 60 गुणे 2 ये आ जाएगा 120 घट जाएगा, ये आ जाएगा 600। तो इस वैल्यू से ये ब्याज घटा दिया 2 साल का, तो ये आ जाएगा मूलधन 600 रुपए और ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 4 क्विज के बाद निखिल का गणित में औसत स्कोर 95 है। फिर अगले गणित प्रश्नोत्तरी में उसे 0 अंक प्राप्त हुए, तो नया माध्य स्कोर क्या है, ये फाइंड करना है। तो 4 क्विज का औसत स्कोर 95 है, तो टोटल वैल्यू निकालें तो 95 गुणे 4। अब कह रहा है कि जो अगला गणित का नंबर मिलता है उसमें 0 मिलता है, तो इसमें ऐड कर दें। अब कितने क्विज हो गए? 5 हो गए, तो 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा नया माध्य, न्यू मीन स्कोर। तो इसे सॉल्व करें तो 5 से ये डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 19, 19 चौके 76। तो इसका जो मीन आएगा 76, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम 638 है। यदि एक संख्या 29 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि दो ऐसी संख्याएं जिनमें कोई भी नंबर कॉमन ना हो, जिनके कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, वो होती है सहभाज्य संख्याएं। तो एलसीएम 638 है, तो यही जो एलसीएम दिया हुआ है, यही इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एलसीएम 638 है, तो 638, एक संख्या 29 है, 29 अगर दूसरी संख्या x है, तो यही दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो हो जाएगा, ये आ जाएगा उसका एलसीएम के इक्वल। तो अब यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 638 डिवाइडेड बाई 29, 29 दूनी 58, तो यहाँ बचा 58, तो आ जाएगा 29 दूनी 58, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा बनाए गए कोण का डिग्री माप क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो चाप चाप का फार्मूला होता है आर्क, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो आर्क क्या दिया हुआ है? 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हो जाएगा 2 और पाई की वैल्यू 22/7, 22/7 और रेडियस रेडियस दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, तो 100 का मल्टीप्लाई, थीटा थीटा हमें फाइंड करना है, तो 360 से डिवाइड। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 22 से 22 और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ये आ जाएगा 18, 18 गुणे 7, ये आ जाएगा 126/10, तो ये वैल्यू आ जाएगी थीटा की। तो 10 से डिवाइड करें तो 12.6 आ गया, ये आ जाएगा डिग्री में। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखें तो ये दिया हुआ है डिग्री और मिनट में, तो 12.6, तो 12 डिग्री कहां पर है? ये है ऑप्शन 3 में, क्योंकि 12 से तो और सब बड़े दिए हुए हैं और छोटे दिए हुए हैं, तो लगभग ये आ रहा है ऑप्शन 3 में, तो यही ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा।
पृथ्वी पर पाए गए 5 उल्कापिंडों का द्रव्यमान, एक ये दिया हुआ है, एक ये और एक ये और एक ये दिया हुआ है। तो इस डेटा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माप 19.3 किलोग्राम होगा, ये फाइंड करना है। मोड क्या होता है? ये है बारंबारता। तो 19.3 तो किसी का है नहीं, तो ये तो इनकरेक्ट हो जाएगा। मीन डेविएशन के लिए हमें निकालना पड़ेगा पहले मीन, माध्य निकालना पड़ेगा। तो अब इनको जोड़ लें तो 23, 15, 38, 38 और 20 58, 58 और 22, 58, 22 हो जाएगा 80, 80 और 16 96, 96 और ये 0.5 था तो ये आ जाएगा 96.5 और इसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, तो ये आ जाएगा मीन। तो 19 × 95.3, तो ये आ गया मीन और यही वैल्यू दी हुई थी कि 19.3, तो ये तो आ गई मीन की, तो ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो विकर्ण की लंबाई 20 है तो ये इक्वल हो जाएगा, अगर भुजा ए है तो ये हो जाएगा a इंटू अंडर रूट 2 के, तो रूट 2 से इसे डिवाइड करें तो a की वैल्यू आ जाएगी 10 रूट 2 और इसका परिमाप फाइंड करना है पेरीमीटर। वर्ग का पेरीमीटर क्या होता है 4a, तो a की वैल्यू 10 अंडर रूट 2 है तो ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 40 अंडर रूट 2 और इस मीटर में था, यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो ये सेंटीमीटर की वैल्यू आ जाएगी, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर है और ये है मीटर, तो इससे भी कई गलतियां हो जाती हैं, तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा। मनीष ने एक चौराहे की बाड़ लगाने के लिए 48 खंभे लगाए। यदि दो खंभों के बीच की दूरी 5 मीटर है तो बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो वर्ग बनाया जा रहा है तो 48 खंभे एक साइड में लगाए जाएंगे ऐसे, ऐसे 48 खंभे हैं तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा, 4 से डिवाइड करें 48 को तो ये आ जाएगा 12, 12 खंभे एक साइड में लगेंगे और उनके बीच की दूरी 5 मीटर है तो 12 पंचे 60, तो एक साइड की दूरी आ जाएगी या कहें भुजा हो जाएगी 60 मीटर, मीटर में है तो ये आ जाएगा मीटर में। और इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, जो ये वर्ग बनेगा ये इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, भुजा है 60, 60 गुणे 60 तो ये आ जाएगा 3600 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 अनुपात में है, तो ये अनुपात में फाइंड करना है कि ये है कि नहीं है, तो इनका अनुपात ले लें 30/40, 0 से 0 तो आ जाएगा 3/4 और 45 और 60 को देखें तो 45/60 तो 15 से डिवाइड हो सकती है तो आ जाएगा 3, ये डिवाइड होगा तो आ जाएगा 4, 3/4, 3/4 यहाँ भी है और यहाँ भी आ गया, तो ये अनुपात में होंगी। तो ये इसमें दिया है कि हाँ वे अनुपात में है, तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी वस्तु को 1560 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1060 रुपए में बेचने पर हुई हानि के समान है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, ये फाइंड करना है। तो लागत मूल्य फाइंड करना है, मान लेते हैं ये x, ये कह रहा है कि 1560 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को, तो यहां से पहले लाभ निकाल लें, तो सेलिंग प्राइस 1560 थी तो 1560 में से लागत मूल्य घटा दें तो ये आ जाएगा लाभ, और कह रहा है कि उसी वस्तु को 1060 में बेचने पर हानि हो जाती है, तो हानि निकाल लें, तो लागत मूल्य ज्यादा होगा तभी हानि होगी 1060, तो ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो दोनों की इक्वल कर दें, तो 1560 माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 1060, तो x इधर ले आए तो ये आ जाएगा 2x और 1060 इधर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 0, 6 6 12, 1 15, 10 25 और 1 26, तो 2620 की वैल्यू आ गई 2x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 1310, तो x की वैल्यू आ गई 1310, यही फाइंड करना था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। ये रेशियो दिया हुआ है, वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, x अपॉन वाई दिया हुआ है 6/5 की, अगर x 6 है तो y 5 होगा, तो यही इसकी वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो 6 और 5 रख दें
तो ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25 और डिवाइड में एक्स स्क्वायर किया जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। तो 36 और 25 61, 36 में से 25 गया किया जाएगा 11, तो 61/11 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 अलग-अलग कंटेनरों में दूध और पानी का मिश्रण है, जिसकी माप क्रमशः ये दी हुई है। सभी विभिन्न मात्राओं को सटीक रूप से मापने के लिए आवश्यक सबसे बड़ा माप क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे बड़ा माप फाइंड करना है, तो ये दोनों के लिए कॉमन होना चाहिए, जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। तो ये है हाईएस्ट, हाईएस्ट निकालना है और कॉमन फैक्टर निकालना है। तो ये हो जाएगा एचसीएफ। तो इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करें, डिवीजन मेथड रूल से लगा लें। तो 403 से डिवाइड करें 434 को, तो ये हो जाएगा 403 से डिवाइड करें 403 एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 31। अब 31 से 403 को डिवाइड करें तो 31 एकम 31, ये आ जाएगा 9 93, 31 दिया 93, तो ये जीरो आ गया। तो ये जहां पर जीरो आ जाता है जिसके कारण होता है वह एचसीएफ हो जाता है। एचसीएफ आ गया 31, तो यही जो सबसे बड़ा माप होगा यही हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक लड़के को दी गई संख्या को 5/11 से गुणा करने के लिए कहा गया, इसके बजाय उसने उसी संख्या को 5/11 से विभाजित कर दिया। इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक हो गया। दी गई संख्या क्या है ये फाइंड करना है। तो 5/11 से गुणा करना था लेकिन उसने डिवाइड कर दिया, तो जो उत्तर आना चाहिए उससे 192 अधिक हो गया। तो मान लेते हैं वो संख्या x है, तो 5/11 से डिवाइड करें तो ये वैल्यू आ जाएगी x/5/11, तो 11 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 11x/5 और ये मल्टीप्लाई करनी थी तो इसकी वैल्यू निकालें, x से मल्टीप्लाई कर दें 5/11 को, तो ये हो जाएगा 5x/11। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 192 होगा, क्योंकि दिया है कि इस प्रकार उसका उत्तर सही उत्तर से 192 अधिक हो गया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा 11x/5 और 5x/11 का, ये आ जाएगा 192 का। तो अब यहां सॉल्व कर लें तो 11×5 = 55, 11 × 11 तो आ जाएगा 121x माइनस 5 × 5 आ जाएगा 25x, तो ये हो जाएगा 192 के इक्वल। तो 121 में से एक 25 घटेगा, ये आ जाएगा 96x/55, ये आ जाएगा 192 के। 96 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 55 × 2 तो ये आ जाएगा 110। तो x की वैल्यू आ गई 110 और यही संख्या में फाइंड करना था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 पूरे केक का वजन क्रमशः 4.5 पाउंड, 6.75 पाउंड और 7.2 पाउंड है। प्रत्येक केक को बराबर वजन के टुकड़ों में बांटना है। प्रत्येक टुकड़ा यथासंभव भारी होना चाहिए। यदि प्रत्येक अतिथि को ऐसा एक टुकड़ा परोसा जाता है तो अधिकतम कितने मेहमानों को परोसा जा सकता है। तो प्रत्येक को सेम वजन का टुकड़ा बांटना है, तो इसके लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा इसमें एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना पड़ेगा 4.5, 6.75 और 7.2 का। तो ये दशमलव में है तो इन्हें पहले हमें बनाना पड़ेगा भिन्न में। तो 45/10 हम लिख सकते हैं 4.5 को, और इसे लिखना पड़ेगा 675/100। एक में अगर 100 है, किसी के हर में अगर 100 आ गया, या कहें कि जैसे इससे बड़ी संख्या आ गई तो हमें उस सभी को उसी के हर में बदलना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 100 है तो इसे भी, ये जो पहला नंबर था, इसे भी हर में 100 बनाना पड़ेगा। तो एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, और ऐसे ही 72/10 लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 100 है तो इसे भी 100 बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से एचसीएफ निकाल लें। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 100 तो सभी में कॉमन है, तो 100 से तो डिवाइड होगा ही होगा, और ये जो नंबर है 450, 675 और 720, इनका हमें निकालना पड़ेगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकाल लें और 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जो नंबर है दशमलव में, इसका एचसीएफ आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर में देखें तो 720 सबसे बड़ा है, उसके बाद है 675, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें। तो 675 से डिवाइड करें, डिवीजन मेथड से निकालेंगे,
तो 720 को डिवाइड करना पड़ेगा 675 में, तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 675। यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब यहाँ बचा 1, तो 11 में से 7 गया तो ये आ जाएगा 4, 45। तो अब इसको हम 675 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 45 एकम 45, और ये हो गया 2, ये हो गया 2, और ये आ जाएगा 5। 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 225, तो ये आ जाएगा 0। तो 0 आ गया, तो यही जो होगा इन दो नंबर का एचसीएफ। अब इस नंबर को भी कॉमन करना पड़ेगा हमें, इसे भी कंबाइन करना है 450 को। तो 45 से इसे डिवाइड करके देख लें, अगर ये डिवाइड हो जाएगी तो यही जो नंबर होगी 45, ये सभी नंबर की एचसीएफ हो जाएगी। तो 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10 बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो 45 जो है वो सभी को काट रहा है, तो यही आ जाएगा इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ आ गया 45/100। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक अतिथि को ऐसा एक टुकड़ा परोसा जाता है तो अधिकतम कितने मेहमानों को परोसा जा सकता है। तो 3 केक है, एक है 4.5 का, ये आ गया एचसीएफ। तो पहला केक 4.5 पाउंड का है, इसे 45/100 के भाग में डिवाइड कर रहे हैं। तो कितने भाग होंगे इसके, 45/100 से डिवाइड कर देंगे तो इसकी भाग आ जाएंगे, मतलब जितने टुकड़े होंगे उसकी संख्या आ जाएगी। ऐसे ही 6.75 को डिवाइड करेंगे, यही जो एचसीएफ आया है, और ऐसे ही इसे डिवाइड करेंगे 7.2 को भी 45/100 से। तो अब इसे सॉल्व कर ले तो वो संख्या आ जाएगी जो इसमें हमें फाइंड करना है कि कितने मेहमानों को परोसा जा सकता है। तो 45 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1, और 100 ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 प्लस, और 100 से ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 675/45, और ऐसे ये हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 720/45। तो 5 से इसे डिवाइड करें पहले तो ये आ जाएगा 13, और 5 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 9 से इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, 15 नहीं है 135, 15 आ जाएगा। 5 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 144, ये 9। 9 से इसे डिवाइड करें तो 16 नहीं है 144। तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 10, 15, 25, 25 और 16, 41। 41 मेहमानों को परोसा जा सकता है। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। वर्ष 2015 और 2017 में बेचे गए स्कूल बैग की संख्या के बीच अंतर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो ये जो नंबर दिए हुए हैं ये लाख में दिए हुए हैं। तो इन किसके किसके बीच अंतर फाइंड करना है, 2015 की डाटा और 2017 का। 2015 का दिया हुआ है 40 लाख, और 2017 का है 45 लाख। इनका अंतर निकालना है तो 45 में से 40 घटेगा तो ये आ जाएगा 5, और ये लाख में था तो ये आ जाएगा 5 लाख। दी गई तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। अंतिम 2 परीक्षाओं में से एक में कक्षा 7 सी में छात्रों की संख्या का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो इसमें हमें फाइंड करना है क्लास 7 सी का, तो ये डाटा केवल हमें कंसीडर करना है। एट लीस्ट वन ऑफ द टू एग्जाम, जो एक कम से कम एक एग्जाम में पास हो रहा है उसका प्रतिशत क्या है, ये फाइंड करना है। तो 2 एग्जाम में पास होने वाले छात्रों की संख्या 17 है। सेमेस्टर 1 में पास हो गया लेकिन 2 में फेल हो गया, ये है 2। और 2 में पास हो गया और 1 में फेल हो गया, तो ये है 6। और ये दोनों सेमेस्टर में फेल होने वाली संख्या है 5। तो इन सभी को जोड़ ले, 17 2 19, और 19 6 25, और 5 30। तो टोटल जो छात्र होंगे, जो स्टूडेंट होंगे वो 30 हैं। और इसमें केवल एक एग्जाम में कौन पास हो रहा है, कम से कम एक एग्जाम में, तो 17 दोनों में पास हो रहे हैं, 2 एक में और 6 एक में। तो 6 2 8 और 17 25। तो 25 छात्र पास हो रहे हैं, कितने में से, 30 में से। परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो 0 से ये 0, और ये हो जाएगा 25 गुणे 10, तो आ जाएगा 250/3। तो 8 3 24, अब बचा यहाँ पे 10, 3 3 का 9, तो लगभग आएगा 83%। ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। दी गई तालिका के अनुसार 2003 से 2004 तक किस राज्य में नेटफ्लिक्स चैनल के ग्राहकों की संख्या अधिकतम परिवर्तन देखा गया, ये फाइंड करना है। तो अधिकतम परिवर्तन देखना है,
तो इसके लिए पहले हमें देखना पड़ेगा 2003 का डाटा और 2004 का डाटा। ये जो नंबर दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं मिलियन में। तो दिल्ली का डाटा देखें तो 37.62 से 43.26 हो जाता है। तो लगभग बढ़ रहा है 5 मिलियन के करीब। 5 मिलियन का करीब बढ़ रहा है 37 से। तो ये हो सकता है। और डाटा देखें तो 45 में 47, तो ये इससे कम हो रहा है, तो ये डाटा तो इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें देखना है अधिकतम परिवर्तन, तो ये तो नहीं होगा। असम में देखिए तो 32 से 40 हो रहा है, तो इसमें बढ़ रहे हैं लगभग 8 मिलियन सब्सक्राइबर। और पंजाब में देखें तो 48 से 50, ये इससे कम है, तो ये नहीं होगा। 36 से 38 हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बिहार में 27 से लगभग 27 ही हो रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि और कम है। और उत्तर प्रदेश में 67 से 74, तो इसमें लगभग है 4 मिलियन, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि मैक्सिमम चेंज किसमें हो रहे हैं? ये हो रहे हैं असम में, क्योंकि यहाँ पर चेंज हो रहे हैं 8 मिलियन लोग। तो यही इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा का। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।